देखो हमको आज जो टॉपिक लेना है दैट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आएंगे वहाँ पर, मगर सबसे पहले हम जो अब तक देख चुके हैं उसको हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा अब तक के। हम लोग एटम से स्टार्ट कर रहे थे, स्टडी ऑफ एटम, है ना। शुरुआत ऐसी हुई थी कि इन द एरा ऑफ न्यूटन, ऐसा आइजैक न्यूटन, तो डेल्टन ने एक थियरी दिया था, एटॉमिक थियरी। उनके हिसाब से जो सारा कुछ मैटर है छोटे छोटे जो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है ना, जिनको आप क्या कहते हैं, एटम्स। इफ़ यू रिमेंबर, ये आइडिया कहाँ से आया था? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आया था, ठीक है। फिर जॉन डेल्टन ने जब बोला कि भैया ये आपका छोटे छोटे एटम से बोल के बना है और एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, उसको आप बिल्कुल भी और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, उसके नीचे कुछ भी नहीं है और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जब ये बात कही गई तो फिर बाद में जब इन द ईयर 1897 के आसपास जब जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें कैथोड बीम की डिस्कवरी हुई थी, है ना। ये हम लोग ने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर में पढ़ा था, है ना। शुरू में उसके इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था हम लोग ने। तो उन्होंने इन द ईयर 1897 उसमें E/m रेशो भी कैलकुलेट किया था, है ना। अब ऐसा है कि वहाँ से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। पता चला कि नहीं भैया, उससे भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल्स में से बाहर निकलते हैं। तो फिर बात चली, अच्छा बोले अगर ऐसा है तो मतलब वो जो अपन सोच के चल रहे थे कि एटम सबसे छोटा है, उससे छोटा कुछ भी नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो बात गलत हो जा रही है। उससे भी छोटा कुछ है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, जो कि उसके अंदर से निकल रहा है। फिर सवाल उठा कि ये इलेक्ट्रॉन होगा कैसा बॉडी के अंदर आया हुआ। तो बोले कि भैया ये तरबूज की शक्ल के जैसा होगा, मतलब एटम असल में तरबूज के जैसा होगा और ये क्लाउड के जैसा हम लोग कहेंगे, उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड जड़े हुए होंगे और जो लाल मगज होता है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है ना। जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना क्या पॉजिटिव चार्ज होता है। तो भैया ठीक है, इन्होंने जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दे दिया अपना और ये कई सालों तक कैरी ऑन हुआ। 1898 में दिया था उन्होंने और ये कई सालों तक के चलता गया, है ना। अराउंड 15, 16, 17 साल तक के हमने देखे थे कि वो मॉडल को अडॉप्ट किया गया। फिर बाद में कुछ सवालात हुए थे उसके अंदर जो बता नहीं पा रहे थे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम स्टेबल कैसे करेगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की तो क्या टेंडेंसी होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इससे तो स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ना चाहिए, स्टेबल तो नहीं रहा ये। फिर ये कैसे हुआ तो पता नहीं, बोले ये बात का तो पता नहीं। फिर बोले और क्या पॉसिबल है, और क्या क्वेश्चन मार्क आए यहाँ पर। तो दूसरे क्वेश्चन मार्क्स और जनरेट हुए, जैसे कि भैया हम लोग ने कहा कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था, अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करके देखे थे। तो उन्होंने क्या देखे थे भैया कि हमने देखा एक गोल्ड फॉइल लिए थे, पतली सी 2.1 × 10⁻⁷ मीटर की थिकनेस की, और गोल्ड फॉइल क्या हुआ, है ना, वो उसमें से देखा कि अल्फा पार्टिकल की जो रेज है वो आर पार चले गई, बहुत सारी आर पार चले गई। और उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल के सोर्स के लिए इस्तेमाल किया था, बिस्मथ को इस्तेमाल किया था। खैर उस पर बात पे आएंगे। तो जब ये क्वेश्चन मार्क उन्होंने ये जब क्वेश्चन मार्क हुआ आपके जे थॉमसन के एटॉमिक थ्योरी पे, तो उसका जवाब उनके पास बिल्कुल भी नहीं था। तो बोले अब क्या कर सकते हैं, बोले कुछ और सोचते हैं और देखते हैं आगे की स्टडी। तो बाद में रदरफोर्ड ने अपने जो स्टूडेंट्स थे, तो गेगर एंड मार्सडेन, ग्रेगर ही बोलता हूँ हमेशा उनको गलती से, गेगर एंड मार्सडेन, तो गेगर एंड मार्सडेन को बोला, उन्होंने गाइड किया कि तुम ये फलाना एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने एक गोल्ड फॉइल से एक पास किया उन्होंने अल्फा पार्टिकल, और उस अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या था, एक बिस्मथ था। तो उसमें से लगातार अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जब वो सामने जो एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी उस पर गोल घुमाकर जब उन्होंने देखा डिटेक्टर को, तो उन्होंने ये पाया कि मोर देन 99% जो है सीधा सीधा आर पार चले गए। ये माइन्यूट डिफ्लेक्शन के साथ, जिसका डिफ्लेक्शन जस्ट कहा जाएगा 1 डिग्री से भी कम होगा। सिर्फ 0.14% थे अल्फा पार्टिकल्स जो डेविएट हुए थे मोर देन 1 डिग्री, और 1 in 8,000, 8,000 में एक हुआ था जिसका एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड हुआ था, और 1 in million, 10 लाख में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन था जो 180 डिग्री से ऑलमोस्ट वापस आया था, है ना। तो इस तरह से उन्होंने ये देखा कि भैया हाँ भाई, एंगल के हिसाब से ये वैल्यूज़ क्या होती है, बदलती आती है। तो हाँ, एक चीज़ जो उस दिन बतानी रह गई थी वो आपका था कि उन्होंने ये देखा था कि भैया एक ग्राफ प्लॉट करके बताए थे उन्होंने, रदरफोर्ड ने। अब वो जो ग्राफ है असल में देखा जाए तो ये 2 अलग अलग सिचुएशन का ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे उन्होंने लिया था स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ स्कैटर्ड
particles detected, number of scattered particles detected 0, 20, 40, 60, 80 एंड सो ऑन। थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ ब्रेक। ये जाता है ऑलमोस्ट अप टू 180, ये 180 डिग्री तक के जाएगा। और उन्होंने पाया यहाँ पर नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स 10⁻², 10⁻³ 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻⁶, 10⁻⁷, इस तरह की वैल्यूज़ थी इसकी। और वो कुछ इस तरह से चालू हुआ था, शुरू हुआ था। और थोड़ा चलो इसको ब्लू कलर के इससे बता देते हैं आपको। तो उन्होंने देखा कि भाई ये कुछ इस तरह से वैल्यू जाएगी, ये कर्व कुछ इस तरह से आना चाहिए, उनका ये अंदाज़ा था। ये जो ग्राफ बना के दिए थे, ये जो कर्व बना कर दिया था, ये रदरफोर्ड का अजम्पशन था कि भैया मुझे ये लगता है कि स्कैटरिंग एंगल्स कुछ इस तरह से नज़र आएंगे आपको, है ना, कि भाई हमको शायद ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो आप देख रहे हैं क्वांटिटी जो दिख रही है, ज़्यादातर क्वांटिटी जो दिख रही है एटम्स की, उसका स्कैटरिंग एंगल बहुत कम है ना। जैसे जैसे आप देख रहे हैं स्कैटरिंग एंगल बढ़ता चला जा रहा है। स्कैटरिंग एंगल मालूम है ना, वो टकरा के जो वापस आते थे, फैलते थे एंगल। तो जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जा रहा है तो उसकी क्वांटिटी क्या हो रही है, कम होते चले जा रही है। तो ये जो ग्राफ बनाया था, ये रदरफोर्ड ने बताया था कि भाई उन्होंने कंटिन्यूस एक ग्राफ बता दिया, मेरे को लगता है कि ऐसा सा एंगल होना चाहिए। फिर बाद में जब ये कैलकुलेशन करके देखा गया तो उन्होंने देखा कैलकुलेशन करके, जो बाकी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वैल्यूज़ निकाले और उन्होंने क्या किया, फिर ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया अलग अलग वैल्यूज़ का। तो कुछ मैं थोड़ा रफ ले लेता हूँ, इतना ज़रूरी नहीं है बारीकी से करना। तो ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये अदर साइंटिस्ट के बनाए हुए, जब एक्सपेरिमेंटली उन्होंने परफॉर्म करके देखे और उन्होंने सभी क्वांटिटीज़ के साथ स्कैटरिंग एंगल को मेजर किया। और ऐसे डॉट्स आते हैं, आपको मालूम है अपन बनाए होंगे 9th-10th में ग्राफ जब स्टडी किए, 2-3 डॉट्स बनाते हैं, फिर उसको मिलाते हैं आपस में। तो बोले कुछ इस तरह का ग्राफ बना। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अरे भैया हाँ, वो जो रदरफोर्ड साहब बोल रहे थे, है ना, कि भैया हम देख रहे हैं ज़्यादातर आर पार चले जा रहे, है ना, और बिल्कुल भी जैसे बहुत मामूली से कुछ अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो टकरा के डिफ्लेक्ट हुए होंगे बाई लार्जर एंगल्स, 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए होंगे। तो बोले ये बहुत ही कहा जाएगा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन हुई होगी। तो इससे साबित ये हुआ, इसका कंक्लूजन ये निकला था कि भैया जो आपके जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, ये बिल्कुल गलत था। तो बोले फिर अब सही एटॉमिक मॉडल क्या है? फिर रदरफोर्ड ने उसका आइडिया दिया, है ना। उन्होंने क्या बोला कि मेरे अनुसार, उनके अनुसार कि बोले भैया जो आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जैसे सोलर सिस्टम में होता है ना, प्लैनेट, जैसे मैंने आपको बताया था पूरा कि वो कैसा है कि भाई हम लोग ये मान के चलते थे पहले कि भाई यूनिवर्स का सेंटर पहले कौन मान के चलते थे? अर्थ। बाद में डिस्कवर हुआ इन द 1900s कि ये ऐसा बिल्कुल गलत है ना। बोले असल में ऐसा होता है कि हमारे यूनिवर्स के अतराफ, यूनिवर्स के सेंटर के अतराफ क्लस्टर्स गोल गोल घूमते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि क्लस्टर के सेंटर के अतराफ, है ना, आपके गैलेक्सीज गोल गोल घूमते हैं। फिर उसके बाद गैलेक्सीज के सेंटर के अतराफ आपके सोलर सिस्टम गोल गोल घूमते हैं। फिर बाद में सोलर सिस्टम के सेंटर में यानी कि सन के अतराफ हमारे प्लैनेट्स गोल गोल घूमते हैं। फिर प्लैनेट्स के सेंटर के अतराफ हमारे सैटेलाइट्स गोल गोल घूमते हैं, है ना। फिर हम अर्थ के अंदर भी अगर हम देखते हैं, जैसे हमने कहा था रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अलग अलग रिलीजियस में रहता है कि हम किसी चीज़ को सेंटर मानते हैं जैसा, और उसको गोल गोल घूमते हैं। जैसा इस्लाम में कैसा है कि आपने मक्का को जैसा एक अर्थ का सेंटर माना है और उसके तरफ आप तवाफ बोलते हैं जिसको आप वो करते हैं ना। हिंदुज़म में भी जैसा कहा जाएगा, जैसे वो आग जला के उसको वो लोग क्या करते हैं, उसको फेरा लेते हैं। तो उसमें भी जैसा क्या है, उसको वही कंसेप्ट को जैसा फॉलो किया जा रहा है कि उसको एक एज वो माना जा रहा है, क्या बोलेंगे, वर्शिप का जैसा एक तरह से वो कहा जा रहा है। तो खैर जैसा हमने क्या देखा कि ये चीज़ एक रूल है कि भाई हर कोई जो है उसको रिवॉल्व करता है, उसको एक डोमिनेंस का एक हम लोग वो दे देते दर्जा। तो भाई इसी तरह से इसी सिचुएशन से अगर देखा जाए हम लोग ने, तो हम ये कहेंगे कि भैया यहाँ पर उन्होंने कहा बिल्कुल जैसे ये यूनिवर्सल लॉ चलते आ रहा है कि हर कोई इसमें घूमते रहता है, तो इलेक्ट्रॉन भी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी वो है जो न्यूक्लियस के तरफ गोल गोल घूमते रहते हैं, है ना। और जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है गोल घूमने के लिए, वो कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
और जितना आपका निगेटिव चार्ज यानी जितने निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस में इन ऑर्डर टू बैलेंस द सिस्टम। आई ना बात समझ में। फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे अच्छा ठीक है साइज के बारे में, तो बोले साइज असल में ऐसा है कि बोले न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द एटम। तकरीबन 1,00,000 गुना उसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। अगर मैं कहूं कि भैया न्यूक्लियस का रेडियस अराउंड 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो आपके एटम का रेडियस अराउंड 10⁻⁻10 मीटर्स होता है। तो फिर ये सब चीजें हम लोग ने देखे थे और हमने कहा था कि ये रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, ये कंक्लूजन पे पहुंचे थे। अब हम कुछ चीजें देखने जा रहे हैं। जैसे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल में एक ड्रॉबैक आया था, एक और ड्रॉबैक आया था। स्टेबिलिटी ऑफ एटम तो था ही था, है ना, वो सारी चीजें थी, मगर एक और ड्रॉबैक आया था एमिशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। एमिशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा ये क्या चीज है हमको वो देखना है। तो चलो भाई देखते हैं सबसे पहले ये क्या चीज है एमिशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। यस इधर से जाना। तो सबसे पहले आप इमेजिन करो कि अगर मैं सपोज करो एक प्रिज्म लेता हूं और उस पे व्हाइट कलर की बीम ऑफ लाइट आप इंसिडेंट करते हैं, व्हाइट बीम ऑफ लाइट आप इंसिडेंट करते हैं। आपको मालूम है कि प्रिज्म क्या करता है, उसको 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में उसको ब्रेक कर देता है ना। फिर उसके बाद वापस अगर मान लो यहां कोई स्क्रीन रखता हूं मैं, है ना, तो मैं देखता हूं कि कुछ इस तरह का डिस्प्ले सामने आता है ना, ऊपर रेड कलर का, नीचे वायलेट कलर का, विबग्योर का हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं। तो उसका जो हम लोग देखेंगे कि किसी प्रिज्म से अगर आप पास करते हैं तो ये जो कुछ इस तरह का स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। प्रिज्म से अगर मैं पास करूंगा, उस पर दिख रहा ना बराबर। तो देखो अब अगर अपन यहां देखते हैं प्रिज्म से अगर आप पास करते हैं तो आपको एक ऐसा कलर का पैटर्न देखने को मिलता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, थोड़ा सा ग्रीन ब्लू टाइप हो गया, फिर यहां प्योर ब्लू आया यहां पर, फिर थोड़ा सा ब्लू और पर्पल थोड़ा सा मिक्स हुआ, और फिर यहां पर एकदम वायलेट कलर का। अगर आपने नोटिस किया होगा लगातार कलर्स जो है मिक्स है आपस में, इस तरह की जो स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को कहते हैं स्पेक्ट्रम, है ना। कलर का भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, हर एक कलर का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस पे जो स्क्रीन पर आपको जो मिल रहा है स्पेक्ट्रम वो लगातार मिल रहा है बिना किसी ब्रेक के, कलर आपस में मिक्स होते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के स्पेक्ट्रम को कहा जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं बेटा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में। तो हम कहते हैं कि ये हुआ हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ऐसा है कि अगर मैं व्हाइट कलर की लाइट को, है ना, क्या करता हूं कि भाई प्रिज्म पे इंसिडेंट करता हूं तो ये उसको स्प्लिट करता है 7 कलर्स में, और स्क्रीन पे मुझे इस तरह से एक स्पेक्ट्रम नजर आता है जिसे मैं कहता हूं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब इमेजिन कर लो यहां पर मैंने कोई ट्रांसपेरेंट किस्म का मैटर मैंने रख दिया, ट्रांसपेरेंट मैटर मैंने रख दिया। जब मैंने ट्रांसपेरेंट मैटर यहां पर रख दिया, ये व्हाइट कलर की लाइट यहां से गई, फिर उसके बाद और हमने देखा कि ये स्प्लिट हुआ, डिस्पर्शन हुआ यहां पर और स्क्रीन पे आया। तो जब मैं ट्रांसपेरेंट कलर की लाइट ट्रांसपेरेंट करंट का कोई मैटर मैं वहां रख देता हूं, तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं कि भैया अब जो स्पेक्ट्रम है कुछ इस तरह से नजर आएगा। जस्ट अ मोमेंट। तो देखो अब वो जो स्पेक्ट्रम है कुछ ऐसा नजर आएगा, है ना। तो भाई ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पैटर्न अभी भी पूरा कलरफुल है, मगर हुआ क्या है उसमें से ये वाली लाइंस गायब है ना। ये व्हाइट कलर का मतलब ये है यहां पर से वो आए इन डिस्प्ले में। तो भैया ये सब उन्होंने देखा कि भैया बाकी तो कलर्स एज इट इज है, मगर ये स्पेसिफिक लाइन गायब है, ये वाली लाइन गायब है, ये वाली लाइन गायब है, ये वाली लाइन गायब है। तो असल में हुआ क्या ऐसा, तो सिचुएशन यहां ऐसी हुई कि इस मटेरियल ने ये स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया।
है ना, उन्होंने क्या कर लिया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। इसी कारण से इसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हर मटेरियल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये यानी ये जो लाइंस का पैटर्न है या डिस्टेंस है, ये सब अलग अलग होता है। हर मटेरियल का अलग अलग होता है, दुनिया के क्या यूनिवर्स के हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। अब अगर हर एक मटेरियल का हर एक मटेरियल का ये सब अलग अलग है, तो इससे मतलब ये हुआ कि भैया आप ये लाइंस को देखकर पहचान सकते हैं कि ये कौन सा मटेरियल है ना। जैसे एक थोड़ी दिन पहले यूट्यूब पे मैंने एक चीज़ देखा था कि दुनिया पूरे यूनिवर्स में सबसे रेयर वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग क्या है, डायमंड है या वुड है। यूनिवर्स में वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग क्या है, डायमंड है या फिर वुड है। तो पता चला वुड है वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग यूनिवर्स में, बोला मैंने, है ना। क्योंकि हमारे प्लेनेट पे वुड यानी लकड़ी, झाड़, पेड़, जो कि सोर्स ऑफ एक कहा जाएगा लाइफ, जैसे एक तरह से कहते हैं हम लोग कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक चीज़ चाहिए उसमें से, क्योंकि वो लगातार ऑक्सीजन देते रहते हैं, है ना, भरपूर मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है ना। मगर ये कोई और जगह पे यूनिवर्स पे अभी तक देखने को नहीं मिला, जबकि यूनिवर्स पे कई जगह ऐसी देखने को मिले, जो कई सारे प्लैनेट्स ऐसे देखने को मिले जो एक्चुअल डायमंड से बने हुए हैं। चलो जाओ, बोले जल्दी ऐसा तोड़ के ला लेते बोले अपन, है ना। तो बोले वो देखने को मिला है कि डायमंड से बने हुए हैं। अब भाई सवाल ये उठता है, पता कैसे चलेगा कि वो डायमंड से बने हुए हैं, है ना। तो पहले तो अर्थ पे हम लोग ने क्या करे, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम करके देखे। हमने रास्ते में ऐसा डायमंड रख दिए और हमने देखा कि लाइट को पास किया अपन ने, और डायमंड में हमने देखा कि भैया इस तरह से इसने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया। अब ये देखने के लिए कि देखो भाई वो प्लैनेट का कुछ मटेरियल से बना होगा, वो देखने के लिए हम लोग ने क्या किया कि वहाँ से आने वाली रेज ऑफ लाइट को हम लोग ने एग्जामिन किए। हमने क्या किया, उस रेज ऑफ लाइट को इस प्रिज्म पे फोकस किए। इस प्रिज्म पे फोकस करने के बाद हमने देखा कि भैया यहाँ पर जो रेज ऑफ लाइट ऐसा इस तरह से जो बाहर निकल रही है, तो कुछ आपको इस तरह से मिलेगी, है ना। तो मतलब अब ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये मतलब ये स्क्रीन पूरी ब्लैक है, कोई आपको कुछ नहीं मिला, बस ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन मिल रही है। इस तरह से कुछ लाइंस मिल रही है, और ये पैटर्न्स भी अलग अलग होते हैं हर एक मटेरियल के। तो जो लाइन एब्जॉर्प्शन में गायब थी वो एमिशन में आपको मिल रही है ना। मतलब ये एब्जॉर्प्शन वाले में गायब थी मगर एमिशन में मिल रही है। सेम एग्जैक्ट ये गायब थी डायमंड के अंदर, मगर वहाँ से आने वाले मटेरियल का मिल रहा है। सेम एग्जैक्ट ये भी गायब था मगर ये मिल रहा है। तो अब ये जो चीज़ हम लोग ने देखा कि अब वो जो आ रहा है, इसका मतलब मटेरियल हूबहू इसके जैसा है। अब वो कौन सा मटेरियल हो सकता है फिर, तो बोले वो डायमंड हो सकता है। मतलब वो प्लेनेट जो चमकता हुआ मुझे नजर आ रहा है ना, वो किस मटेरियल से बना हुआ है, वो डायमंड से बना हुआ है। तो किस तरह से साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया यहां बैठे बैठे, है ना, कि भैया ये जो आने वाला जो वो जो सामने नजर आ तारा, वो जो प्लेनेट जिसको हम लोग इतना छटक भर का देख सकते बस, तो बोले भैया ये किस मटेरियल से बना हुआ है। तो इन्होंने ये स्पेक्ट्रम से पता लगाया, है ना। इसी पर एक पूरा ब्रांच है साइंस का, फिजिक्स का, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इसी से शुरुआत होती है एक नई ब्रांच की, स्पेक्ट्रोस्कोपी है। बहुत डिटेल है वो, अपने को कुछ नहीं है उसके बारे में इतना डिटेल में। तो हम लोग ने क्या देखा बेटा यहाँ पे कि ये असल में इसको एक फिंगरप्रिंट की तरह माना गया कि इट इज़ अ फिंगरप्रिंट ऑफ ए मैटर और एनी एटम, जिसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि हर एक के लिए ये वैल्यू कैसी होती है, अलग अलग होती रहती है। आया समझ में। तो हम लोग ने देखा कि ये क्या था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम, है ना, जिसमें एमिट हुआ है लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ ओनली। इसे हम लोग ने क्या नाम दिया था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को क्या कर लिया गया था, एब्जॉर्ब कर लिया गया था। आया समझ में आपको। तो ये तो हमारा हुआ एटॉमिक स्पेक्ट्रा का बेसिक, है ना। अब हम लोग देखना है उसी के अंडर जो हमको देखना है कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम, मान लो कि इसके अंदर इस कंटेनर के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस भरा है और मैं यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करता हूं सम इलेक्ट्रोड्स की मदद से,
है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हूँ। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, आपने एट लो प्रेशर रखा है गैस को, है ना। जब आप यहां पर बीच में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, मतलब शॉक जैसा देते हैं, आप यहां पे हाई वोल्टेज सेटअप करते हैं, तो हाई वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने की वजह से होता क्या है, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां से जो आपने एनर्जी दी है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, मगर जल्दी उनको अपनी औकात पता चल जाती है, फिर वापस वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं। जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो एनर्जी लिबरेट करते हैं और अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी लिबरेट करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस में से किस तरह की रेडिएशंस यानी किस तरह की एनर्जी बाहर निकलती हुई देखी गई, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी बाल्मर सीरीज की हुई थी। ये एक स्कूल टीचर थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था, है ना, और उन्होंने जो डिस्कवर किया था, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा था तो उनको असल में वो कुछ इसी तरह की लाइन नजर आ रही थी, है ना। उनको एग्जैक्ट इस तरह का कुछ नजर आया था सामने के स्क्रीन पर, जिंक सल्फर जो भी कहा जाएगा, जिसका चीज का भी, बेटा इधर ध्यान दो हाशिर, जिस चीज का भी स्क्रीन था वहां पर उन्होंने क्या देखा, ग्लास स्क्रीन पे इस तरह का कलर पैटर्न नजर आया, विजिबल। अब जाहिर बात है आंखों से नजर आ रहा है तो ये चीज ईजी है डिटेक्ट करने के लिए। तो उनको ये देखो एक नजर आया रेड कलर की लाइन, और फिर उसके बाद थोड़ा सा ग्रीन ब्लू में मिक्स है ये, और ये थोड़ा सा ब्लू और वायलेट में मिक्स है, और ये एग्जैक्ट वायलेट कलर की लाइट है। तो उनको ये 4 लाइंस नजर आई। तो उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि भैया इसने क्या किया है कि भैया सिर्फ ये 4 वेवलेंथ की लाइट को क्या है विजिबल स्पेक्ट्रम में इमिट किया है। फिर उन्होंने इसका नाम दे दिया, जैसे कि हमने क्या किया है, ये यहां पर पूरी सीरीज है, यहां पर मतलब पूरी तो नहीं, कुछ 3 सीरीज है यहां पर, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, और यहां पर जो है आप स्पेसिफिकली सिर्फ बाल्मर सीरीज को देख रहे हैं। तो हमने देखा कि भाई उन्होंने पहली इस लाइन को दिया नाम H अल्फा लाइन, इसको नाम दिया H बीटा लाइन, H गैमा लाइन, H डेल्टा और H इंफिनिटी, ये वाला, है ना। अगर हम देखेंगे ये रेड कलर का जो है H अल्फा लाइन, ब्लू ग्रीन में, है ना, आपका ग्रीन ब्लू बोलना चाहिए मीन, तो H बीटा, H गैमा, H डेल्टा, और भी ऐसे कई सारी थी जो बहुत बारीकी से देखने में, माइक्रोस्कोप से देखने में आपको पता चल जाती है। और मान लो आखिरी में जो सबसे लास्ट में मिली, इसको बोलते हैं सीरीज लिमिट, उसको नाम दिया उन्होंने H इंफिनिटी, ठीक है ना। फिर बाद में ऐसा हुआ, धीरे धीरे और डिस्कवरीज होती गई। उन्होंने बाद में लाइमन नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने लाइमन सीरीज का इन्वेंशन किया। उन्होंने देखा कि इसी तरह से यहां पे जिस तरह से विजिबल स्पेक्ट्रम, देखो ये आंखों से नजर आ जाता था, ये इसको नाम दिया विजिबल स्पेक्ट्रम, है ना। और विजिबल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और आपने देखा ये स्पेक्ट्रम कैसे है, लाइंस के फॉर्म में, तो उन्होंने नाम दिया इसका स्पेक्ट्रल लाइंस, इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे आए थे, अगर हम लोग जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करें कैसे हुआ होगा, ये कैसे लाइन इमिट हुए होंगे, तो इसका कोई जवाब नहीं था। हालांकि ये तो उनके कई सालों के बाद की थ्योरी है, जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के कई सालों के बाद का कंसेप्ट है, ये बहुत बाद का है, मगर फिर भी एक ट्राई मार के देखते उससे कुछ मिलता क्या आंसर है कि नहीं। तो उनसे जब ट्राई मार के देखे कुछ आंसर नहीं मिला वैसे, है ना। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस, एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, वो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब ऐसा है कि ठीक है, लाइमन ने क्या ऑब्जर्व किया कि भैया उस हाइड्रोजन में से, इस हाइड्रोजन गैस में से या हाइड्रोजन में से जो रेडिएशन निकले थे वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल वाले नहीं थे, और भी कुछ निकले थे, अल्ट्रा वायलेट भी निकला था, है ना। तो बोले अल्ट्रा वायलेट भी निकला था, यूवी। तो उन्होंने देखा कि भाई देखो ये यूवी, और मैंने देखा कि बोले सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यूवी की कितनी थी, 122 नैनोमीटर्स, और सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ थी 91 नैनोमीटर्स। इसी तरह से बाद में थोड़े कुछ सालों बाद पास्चन, उन्होंने देखा अरे भाई इसमें तो इंफ्रारेड भी निकलता है बाहर, यहां से लेकर यहां तक, है ना, इंफ्रारेड, बोले वहां से तो इंफ्रारेड रेडिएशंस भी बाहर निकलती है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से उन्होंने ये देखा, स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, कि इंफ्रारेड रेडिएशंस भी बाहर निकलते हैं।
और उसकी जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ उन्होंने पाया 1875 नैनोमीटर्स और शॉर्टेस्ट है 820 नैनोमीटर्स। फिर उसके बाद और भी आए, जैसे लाइमन थे, बाल्मर थे, पार्सन थे। उसके बाद ब्रैकेट आते हैं, उन्होंने भी क्या डिटेक्ट किया, इंफ्रारेड। फुंड सीरीज आया, फिर उन्होंने भी क्या डिटेक्ट किया, फार इंफ्रारेड। फिर और तो और आते गए, हम्फ्री सीरीज भी है, वो आपके इसमें नहीं है मगर और भी आगे आते रहते हैं। तो इस तरह के उन्होंने पूरे स्पेक्ट्रम्स को डिटेक्ट किया। आया समझ में आपको एक कंसेप्ट, है ना। तो ये इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस। अब इन्होंने बाल्मर साहब, चलो हम आते हैं वापस से बाल्मर सीरीज पर। बाल्मर साहब ने ये बताने की कोशिश किए कि ये सब कैसे हुआ। तो बाल्मर ने अपना एक फॉर्मूला दिया जिसको हम लोग कहते हैं बाल्मर्स इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब ये होता है, हम अपनी भाषा में कहें तो अंदाजे टोला, है ना। ये बाकायदा किसी तरह प्रूफ होकर नहीं आया था, है ना। उन्होंने एक अजम्पशंस लगाया था, शायद इससे ये काम चल जाएगा, ये लगा कर देखते हैं, है ना, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब ऐसा है कि भाई ये है कि इंशाल्लाह नहीं बोले थे उन्होंने तो भैया उन्होंने क्या है कि इसको बोलते हैं बाल्मर्स इंपेरिकल, इसी वर्ड लिया है इंपेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि ये किसी प्रूफ के तहत, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के तहत नहीं आया था, उन्होंने एक अंदाजा लगाया था। तो भाई उन्होंने जैसा एक फॉर्मूला ये लगाए थे कि भाई 1/λ इज इक्वल्स टू एक 1/λ इक्वल्स टू r 1/p² माइनस 1/n² करके ये फॉर्मूला दिए थे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेवलेंथ, है ना। हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन हम बोर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे जब, उसके बाद आएगा डिटेल में, है ना। अभी का हमको सिर्फ इंट्रोडक्टरी देखना है। तो 1/λ इक्वल्स टू r 1/p² माइनस 1/n²। अब r क्या है, तो यहां पर r जो है वो है रेडबर्ग्स, है ना, कांस्टेंट। इनका असल नाम रेडबर्ग्स ऐसा कुछ तो बोलते हैं, रेडबर्ग्स ऐसा कोई ज से प्रोनाउंस करते हैं, मगर अपन अपनी जबान में रेडबर्ग्स बोल देते। अपने को क्या लेना देना, रेडबर्ग बोलो, है ना। मेरा मतलब बोले मेरी मर्जी, मैं राइडबर्ग बोलूंगा बोले, है ना तो रेडबर्ग्स कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होती है ना, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। पी क्या है, यह है आपका इनर ऑर्बिट, है ना, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एन क्या है, आउटर ऑर्बिट, जिसकी वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन रहेगी रिस्पेक्टिवली, है ना। तो भले सबसे पहले यहां पर बताने की कोशिश की गई कि यहां पर H अल्फा लाइन कैसे इमिट की गई होगी, है ना, H अल्फा लाइन कैसे जनरेट हुआ होगा। तो बोले H अल्फा लाइन कैसे जनरेट हुआ होगा, तो जब देखो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में से, n बोले तो कौन सा, n की वैल्यू मान लो 2 है, लाइमन सीरीज, सॉरी p की वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, p इज इक्वल्स टू 2 एंड n इक्वल्स टू 3। जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से आपके सेकेंड ऑर्बिट पे जंप करता है, थर्ड ऑर्बिट में से सेकेंड ऑर्बिट पे जंप करता है, तो वहां से जब मैं ये वैल्यू निकालूंगा लैम्बडा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में से, है ना, सॉरी थर्ड ऑर्बिट में से सेकेंड ऑर्बिट पे जंप करता है, तो वहां से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट निकलती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट निकलती है। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट क्या होती है, आपकी रेड कलर। तो बोले वहां से फिर रेड कलर की लाइट बाहर निकलती है, और इस फॉर्मूले के मदद से उन्होंने उसका वेवलेंथ कैलकुलेट किया, विच वाज आउट टू बी 656 नैनोमीटर्स। इसी तरह से H बीटा लाइन कैसे बाहर निकली होगी, तो बोले देखो भाई, जब इलेक्ट्रॉन, है ना, यहां पर P की वैल्यू अब आपको क्या लेना पड़ेगा, P की तो वैल्यू 2 ही रहेगी, मगर N की वैल्यू अब आपको लेना पड़ेगा 4, है ना। जब इलेक्ट्रॉन, है ना, फोर्थ ऑर्बिट में से सेकेंड ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, तो भैया उस वक्त फिर हम लोग देखेंगे कि भैया ये फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो अब यहां पर से जो लाइट निकलेगी जिसकी वेवलेंथ कितनी रहेगी, सेकंड वाली लाइन कितनी वेवलेंथ की थी, 486.1 नैनोमीटर्स।
इसी तरह से आपका एच गैमा का आया, पी की वैल्यू तो 2 रहेगी मगर एन की वैल्यू रहेगी 5। फिर आप लिखेंगे 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। फिर उसके बाद आप कहेंगे इसमें से अब जो लाइट निकलेगी उसका वेवलेंथ कितना होगा, 434.1 नैनोमीटर्स, 4.1 नैनोमीटर्स। तो उस लाइट की वेवलेंथ इतनी रहेगी। तो ये फॉर्मूले की मदद से बाल्मर साहब ने हर एक विजिबल लाइट की ऑलमोस्ट क्या करे होते, उन्होंने वेवलेंथ कैलकुलेट किए थे। ये था आपके बाल्मर सीरीज का ये फॉर्मूला। बाद में यही फॉर्मूला लगा के देखा गया दूसरे सीरीज पर भी, लाइमन, पास्टन, ब्रैकेट। जैसे कि भाई लाइमन सीरीज कैसे जनरेट हुई होंगी, लाइमन सीरीज ऐसे जनरेट हुई होगी कि भैया आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो स्पेसिफिक मतलब पहली ऑर्बिट जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है वो फिक्स है 1, है ना। और जब आपका सेकेंड ऑर्बिट क्या हो सकता है, बोले आउटर ऑर्बिट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड सो ऑन। यानी कि भैया जब आपका इलेक्ट्रॉन है ना आउटर किसी भी ऑर्बिट पे से, जस्ट अ मोमेंट, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर, n को मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मगर p की वैल्यू तो फिक्स है 1। जब आपका इलेक्ट्रॉन आउटर किसी भी ऑर्बिट पे से इनर फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करता है तो वहां से जो रेडिएशन बाहर निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज, है ना। वहां से जो वेवलेंथ की रेडिएशन, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन बाहर निकलती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज। इसी तरह से अगर मैं आगे का जाऊं, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, अगला आएगा पास्टन, है ना। यहां पर p की वैल्यू क्या होती है 3 और n की वैल्यू क्या होती है 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 अपॉन p का स्क्वायर, सॉरी p की वैल्यू फिक्स है ना 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। तो अगर इलेक्ट्रॉन आउटर किसी ऑर्बिट में से थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा तो वहां पर अलग अलग वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस बाहर निकलेंगी, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्टन सीरीज। इसी तरह से आता है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट में क्या माना जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा है ना, बाहर किसी भी ऑर्बिट में से फोर्थ ऑर्बिट पे जंप कर रहा है ना। तो अब हम जो देखेंगे वहां अलग अलग वेवलेंथ की जो रेडिएशंस बाहर निकलती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्रैकेट सीरीज, है ना। फिर इसी तरह से फुंड सीरीज, जगह इधर ले लेता हूं मैं, फुंड सीरीज, पी फंड बोलते हैं, कोई कोई फुंड बोलता है, तो फुंड सीरीज। तो भैया अब अगर इलेक्ट्रॉन आउटर किसी ऑर्बिट से, कौन से ऑर्बिट पे जंप करेगा, 5th ऑर्बिट पे जंप करेगा, तो भैया हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, वो कौन सी अलग अलग वेवलेंथ की वो रेडिएशंस बाहर इमिट करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, फुंड सीरीज, है ना। तो उन्होंने ये चीज का आपको रफ एक कैलकुलेशन दिया कि भैया देखो ऐसा 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 होता है क्या, ये जो है ना इसको कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना। तो ये है कि एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। आगे जाके ये वेव थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट, वेव थ्योरी का भी एक ड्रॉबैक बना, है ना। लाइट का जो कॉन्सेप्ट है ना, लाइट का झगड़ा क्या था, है ना। वेव थ्योरी क्या बोलती है कि भाई लाइट वेव्स है ना, और क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है। तो भैया वेव थ्योरी को बोले भाई एक्सप्लेन कर कैसे हुआ ये, तो वेव थ्योरी के पास जवाब नहीं था उसका, क्वांटम थ्योरी के पास था, है ना। वो बोर्स ने अभी बताया उसको क्वांटम थ्योरी की मदद से कैसा होता करके। आया समझ में आपको, ठीक है। कॉपी दैट करो, कॉपी आई जाले नहीं।
वो डायग्राम हो गया बना के? वही डायग्राम जो दिख रहा था। रोज वाटर। चलो ये हुआ। अमजद, अमजद इधर आओ। दरवाजा दरवाजा बंद करो उधर का। हाँ लाइट चालू है ना अंदर। चलो हो गया। करो करो, लिखो लिखो। तुम कौन सा देखते रहे उसको? फालतू बनानी, ध्यान दो उधर। रेड बॉक्स कांस्टेंट। एक पॉइंट याद रखना, अक्सर ऐसा पूछा था कि कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द पर्टिकुलर सीरीज। जब भी इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट ऑर्बिट में से जंप करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट ऑर्बिट में जंप करता है तो वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जनरेट करता है, और अगर इन्फिनिटी से जंप करके वो आएगा तो वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है ना। मतलब डिस्टेंस को वो कैसा है, इन्वर्सली रिलेटेड है, जैसे समझ के चलो आप, याद रखना इसको। अब ये इलेक्ट्रॉन जंप कैसे करता है, क्या है, वो अपन देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल में। थोड़ा एनसीईआरटी का ये सीक्वेंस मुझे समझ में नहीं आया, इसने टुकड़ों टुकड़ों में इसको क्यों बांटा है ना। अब जैसा ठीक है, ये नहीं बताना था मैथमेटिकल पार्ट फिर पहले के पहले, है ना। क्या है कि जैसे आप स्पेक्ट्रम बोलते थे काम खत्म था, है ना। जैसा कि ये बताने के लिए कि जैसे कि ड्रॉबैक क्या आ रहा था, है ना, कि जैसे कि आपके रदरफोर्ड की थ्योरी में ड्रॉबैक था कि ये कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा था। रदरफोर्ड की जे थॉमसन की थ्योरी में भी समझ में नहीं आया था, रदरफोर्ड की भी। बाद में नील बोर की थ्योरी के अनुसार ये समझ में आने लगा कि ऐसा ऐसा हुआ करके, है। तो ये जो टॉपिक है इसको अपन 2 बार पढ़ रहे हैं असल में ये चैप्टर में, है ना। ये हुआ, फिर एनर्जी लेवल डायग्राम्स जब पढ़ेंगे आप तब उसके अंदर ये फिर से आएगा पूरा पार्ट। ये चीज़ मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। हाँ, उसमें इतना रहेगा कि वो मैथमेटिकल प्रूफ लिखेंगे अपन पहले, फिर उसके बाद आगे जाएंगे, मगर है तो ये पूरा घुमा फिरा के। एक बार बोलता खत्म करता, ये 2-2 बार का चक्कर क्यों।
तो अब हमारा आएगा ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसके ड्रॉबैक क्या है ना? रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसके ड्रॉबैक क्या होंगे, हमको वो कैलकुलेट करना है। देखो इधर, अब ऐसा है कि रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उनका, उस पर दो सवाल बैठे थे। पहला क्वेश्चन क्या था? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना, विथ न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर, और जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स है इट इज प्रोवाइडेड बाय द, है ना, सेंट्रिपिटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। मगर ऐसा है, तब तक एक क्लासिकल थ्योरी बड़ी जोरों पे थी। क्लासिकल थ्योरी का बहुत बोलबाला था। क्लासिकल थ्योरी में ये कहा गया था कि हर एक्सेलरेटेड चीज, है ना, रेडिएशन इमिट करती है, यानी एनर्जी लिबरेट करती है। जैसे आपको याद होगा उस दिन मैंने एक बात कहा था कि अपन वो थकान पे से मैंने बोला, डिस्कशन किया था कि अगर आप एक ही जगह पे बैठे रहो कुर्सी पे और वहीं आप ट्रैवल कर रहे हो विद सम एक्सेलरेटेड स्पीड, तो आप ज़्यादा थक जाओगे, है ना। वो क्यों? तो बोले भैया कि क्लासिकल थ्योरी में, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन भी था, ऐसी नहीं हवा में बात थी, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन था कि जब भी कोई चीज़ या खासतौर से पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन से ट्रैवल करेगा तो वो एनर्जी लिबरेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ सर्कुलर ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा है तो भले ही वो यूनिफॉर्म हो, तो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो एन एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ चैप्टर आता है आपको सर्कुलर मोशन का, उसका नॉलेज आता है आपके माइंड में, टकराता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में लगातार वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है ना, तो वहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन रहता ही है। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो भी एक एक्सेलरेटेड मोशन है, तो आपके इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर ऑर्बिट जो है वो भी एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो होना ये चाहिए कि भैया वो जो सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा है लगातार, उसकी क्या होगी, एनर्जी कम होते चले जाएगी। अब अगर उसकी एनर्जी लगातार कम होते चले जाएगी तो अकॉर्डिंग टू द, है ना, द पैनल ऑफ साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि होना तो ये चाहिए फिर कि ये इलेक्ट्रॉन ने स्पाइरल पाथ परफॉर्म करके न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या हो रही थी, लॉस होते जा रही थी, वो कमजोर होता जा रहा था। तो अगर वो कमजोर होता जा रहा था तो न्यूक्लियस का अब जो ताकत है वो बढ़ता चला जाएगा, वो और तेजी से इसको खींचेगा। फिर अल्टीमेटली होना ये चाहिए था कि न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो एक स्पाइरल पाथ परफॉर्म करके न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए था। तो ये बताओ कि ये क्यों नहीं हो रहा है? आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये स्टेबल कैसे क्या रह जा रहा है? बल्कि ये है, इनके थ्योरी के मुताबिक एटॉमिक स्ट्रक्चर वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल थिंग है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी भूकंप हो जाए, है ना, मैटर का इधर का उधर हो जाता है, दीवारें टूट जाती है, बिल्डिंगें टूट जाती है, मगर एक एटम के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जरा भाई बता, इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये एटम कैसे क्या स्टेबल हो गया? आप इतने शॉक्स देंगे उसको, इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे, उसको गर्म करके बंद कर देंगे आप पूरे मटेरियल को, मगर उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, मतलब उसके एटॉमिक जो भी कहेगा शेप है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोले इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो वो ये बता नहीं पाए। दूसरा क्वेश्चन उठा इसी पर से भी कि भाई होना क्या चाहिए था कि भैया जब इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपने कहा कि बोले भाई ये इलेक्ट्रॉन ऐसा आता है न्यूक्लियस में गिर जाता है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएगा, नीचे यूं घूमते जाएगा, तो जैसे जैसे वो नजदीक आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी। तुमने देखा होगा वो भंवर आता, जो पानी का भंवर आता, जो कुछ आता, बाहर आउटर रेडियस में उसकी स्पीड स्लो रहती, जैसे 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 इनर रेडियस पे आता वो, है ना, स्पीड बढ़ती जाती, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती ना। हमारा फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो भैया उसमें से जो रेडिएशन इमिट होगा उसकी इंटेंसिटी, एनर्जी, वो सब क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? तो मतलब ऐसा है कि यहाँ से
अगर रेडिएशन बाहर निकल रहा है किसी कारण से, तो जो भी है, अगर रेडिएशन किसी कारण से बाहर निकल रहा है तो वहां से वो रेडिएशन की जो वेवलेंथ है कंटिन्यूअसली चेंज होना चाहिए। मतलब पहले बड़ी वेवलेंथ निकल रही, फिर हल्की सी छोटी, फिर और 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 छोटी। यानी इन शॉर्ट साइंटिफिक वे में कहे तो उसको जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए उससे, अगर मिल रहा है तो कैसा मिलना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, है ना। मगर अभी जो थोड़ी देर पहले देखा मैंने कि वो हाइड्रोजन गैस में से अगर आप उसको शॉक देते हैं हाइड्रोजन गैस को, तो वहां पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं निकलता, उसमें तो क्या निकलता है? स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना। टुकड़ों में नहीं गए बेटा, ध्यान देना। तो वहां पर स्पेक्ट्रल लाइंस बाहर निकलती है, स्पेसिफिक वेवलेंथ की ही रेडिएशंस बाहर निकलती है, लगातार बदलती भी निकलती। क्या? पहले लाल, फिर येलो, फिर पहले लाल, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, ऐसा होता क्या? नहीं, वो तो लगातार नहीं निकलती, वो तो टुकड़ों में निकलती है। तो बोले ये कैसे हुआ, जरा ये बताओ। तो ये दो क्वेश्चन के वजह से वो अटक गए, और इसी को बोला गया रदरफोर्ड का ड्रॉबैक, एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आई बात समझ में आपको? लिखो, ओरली बोल रहा हूं, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल लिखो। अकॉर्डिंग टू द Rutherford's atomic model, according to the Rutherford's atomic model, electron revolves around the nucleus. Electron revolves around the nucleus in circular orbit. Electron revolves around the nucleus in circular orbit, and the necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction. But every accelerated motion radiates energy continuously. As a result, the electron must also emit continuous radiation of increasing frequencies and fall down in the nucleus, as circular motion is an accelerated motion. But it was found that atom is one of the most stable structure. Full stop. Point number 2. According to the first point, if the atom emits radiation,
it should be in the form of continuous spectrum. It should be in the form of continuous spectrum, comma, Rutherford's theory failed to explain emission of spectral lines. Rutherford's theory failed to explain emission of spectral lines. फिर ये बात को ध्यान में रखते हुए आया Rutherford's model of hydrogen atom. Model of hydrogen atom. Rutherford's model of नील बोर्स, वो तो जो है नील बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. ईयर कौन सा था वो? ईयर नहीं आया. देखो ये तो नील बोर जो थे वो उनके स्टूडेंट थे रदरफोर्ड साहब के, है ना. तो जब वो उनका थ्योरी वहाँ कुछ जगह पे फेल हुआ तो उनकी थ्योरी को वो स्टडी कर रहे थे और उनके अकॉर्डिंग वो थ्योरी सही थी, उनमें कुछ गलत नहीं था. बस जो क्वेश्चंस आए थे वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. तो उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स यानी अपने 3 पॉइंट्स रखे जिसको कहा जाता है नील बोर्स पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी तुम्हारे आएंगे चाहेंगे वो, है ना. और प्लस आपके नीट में भी उस पर क्वेश्चन होता ही है. तो बोर्स पोस्टुलेट जो हम लोग कहेंगे ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 3 पोस्टुलेट से देखो. बोर्स पोस्टुलेट, वो पोस्टुलेट मतलब वो पूरी थ्योरी का एक समराइज्ड स्टेटमेंट जो रहेगा वो. पहला है ना, तो पहला तो उन्होंने वही रिपीट किया जो है उनका, जो रदरफोर्ड का थ्योरी था वही रिपीट किया कि भैया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, इन सर्कुलर orbit, and the necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction, and the necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction. मैथमेटिकली इसको ऐसा लिखेंगे mv² अपॉन r इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 e² अपॉन r². क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है तो न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है, प्लस ई, और आपके उसमें कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस ई. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r² होता है, यानी e मल्टीप्लाई बाई ई माइनस e² अपॉन r². ये तो पहला पोस्टुलेट था, बिल्कुल वही था डिप्टो, कुछ भी फर्क नहीं था, है ना. सेकंड जो कहा जाएगा आपका, जो आएगा सेकंड ड्रॉबैक, सॉरी ड्रॉबैक नहीं, सेकंड पोस्टुलेट, ये था जनरेट हुआ था आपके पहले ड्रॉबैक से, है ना. इन्होंने पहले ड्रॉबैक का जो सवाल आया था उसको क्लियर किया था. जैसे कि हम लोग ने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा था, कोई भी चीज़ एक्सेलरेटेड मोशन में हो वो लगातार क्या करेगी, एनर्जी लिबरेट करेगी. तो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो एन एक्सेलरेटेड मोशन. तो इसने करना क्या चाहिए, लगातार एनर्जी लिबरेट करना चाहिए, है ना. लगातार एक कंटिन्यूस इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करना चाहिए. मगर ऐसा कुछ होता हुआ देख नहीं रहा. तो बोले ऐसा क्यों, तो उसके पीछे उन्होंने जवाब दिया कि ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी इमिट किए लगातार रिवॉल्व होता रहे. बोले कैसे,
अगर उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन ट्वाइस पाई के बराबर हो, है ना। तो मैं लिखूंगा एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट liberating any radiation if and only if its angular momentum is integral multiple of h upon twice pi, that is mvr is equals to h upon twice pi, है ना। या फिर I इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू h अपॉन ट्वाइस पाई, है ना। एंगुलर मोमेंटम पाई इंटू ओमेगा भी बोलते हैं, है ना। ग्रेजुएशन में हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं L इज इक्वल्स टू एच क्रॉस, है ना। एच क्रॉस का मतलब होता है h अपॉन ट्वाइस पाई। तुमको नहीं है एच, गलती से है क्या तुमको? केमिस्ट्री में है क्या? अरे है नहीं है, पता चल गया ना, बात खत्म। एच के ऊपर डंडी ला दो ऐसी काट के। तो ये हुआ आपका सेकंड पॉस्टुलेट, ये हुआ सेकंड पॉस्टुलेट, ये सेकंड पॉइंट आया उनका। उन्होंने ये बताया कि ये किस तरह से पॉसिबल है। हालांकि आगे जाके यही उनका ड्रॉबैक बन गया था, है ना। यही चीज़ को वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ये देखेंगे हम ड्रॉबैक ऑफ नील बोर्स थ्योरी, ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसी सिचुएशन पॉसिबल हुई, ये उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल कोई प्रूफ नहीं दे पा रहे, कंसेप्चुअल था पूरा, बस थ्योरेटिकल था उनका। तो ये यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी उनसे। तीसरा जो ये है, अगला पॉइंट जो आएगा हमारा, कि वो जो एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस थी, ये कैसी हुई थी। दूसरा ड्रॉबैक था ना कि स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे इमिट होता, वो पता नहीं पा रहे थे। तो वो स्टूडेंट ने अपने टीचर के जो ड्रॉबैक्स उसको क्लियर करते हुए, सेकंड ड्रॉबैक को क्लियर करते हुए बोला कि मैं बता सकता हूँ कि वो एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे हुआ। उन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन आउटर किसी ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट पे जंप करता है, क्योंकि हर ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, हर ऑर्बिट की क्या होती है, एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट पे जंप करता है, तो वो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल के गैप के बराबर की एनर्जी वो क्या करता है, लिबरेट करता है ना। तो भाई वो उन्होंने बोले कि इफ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jumps from outer shell with energy En to inner shell जिसकी एनर्जी होगी EP, it emits of a photon इक्वल टू, फोटोन कहना गलत हो जाएगा, इमिट्स अ रेडिएशन इक्वल टू दैट एनर्जी गैप। क्योंकि जनरली फोटोन के फॉर्म में इमिट होता है, तो बाल्मर सीरीज में जैसा फोटोन के फॉर्म में होता है, तो E इज इक्वल H2 इज इक्वल टू En माइनस EP, है ना। तो En मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन द nth आउटर ऑर्बिट, और P की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन द pth इनर ऑर्बिट। उन दोनों का जो भी गैप होगा उसके बराबर का वो एनर्जी का फोटोन या रेडिएशन इमिट करेगा। तो ये तीन पॉस्टुलेट है, बोर्स पॉस्टुलेट, और ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। 12th वालों को खास तौर से ध्यान देना इस बात का। तो बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, तो पूरा अच्छे से आपको एक एक चीज़ को लिखना है वहाँ पे। लिखो।
चलिए हुआ। बोर्स पॉस्टुलेट हो गए। अब ये है कि इन बोर्स पॉस्टुलेट की एक और खासियत थी, इसने एक ज़बरदस्त चीज़ हमको दिया, वो है हमारा ऑर्बिटल रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। भैया हम एटम को देख नहीं सकते, देख सकते कि अपनी आंखों से नहीं देख सकते, एटम को देख तो नहीं सकते, बट हम उनका ऑर्बिटल रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग सर्टेन फार्मूला। अब जैसे कि उन्होंने जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए ऑर्बिटल रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या दिया आपने, देखो जरा कैसे कैलकुलेट किया उन्होंने। तो जो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ऑर्बिटल रेडियस, है ना। देखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉस्टुलेट, पहले पॉस्टुलेट के मुताबिक आपका mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 1/4πε0 क्या आएगा बेटा, ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या, ये वाला r कैंसिल, ये वाला r कैंसिल, mv स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 r, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 m इंटू r। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद सेकेंड पॉस्टुलेट, तो सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है, जैसा सेकेंड पॉस्टुलेट में हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम चाहे होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन ट्वाइस पाई के बराबर, तो यानी कि एम वी आर शुड बी इक्वल्स टू, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, है ना, h अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई। v को छोड़ के सबको उधर ट्रांसफर कर डालो, तो v इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन ट्वाइस पाई एम आर। इसका स्क्वायर ले लो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना। वैसे r के साथ सफिक्स n दे दिए तो ज़्यादा अच्छा है, चलो ठीक है आखिरी में दे देंगे अपन। तो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जा रहा। अब 1 और 2 का LHS कैसा है, सेम है, तो आप RHS को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो भैया देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। 4 गया पाई गया, 4 गया पाई गया, है ना। ये एक एम गया, यहाँ से भी एक एम गया, ये आर गया, इसमें से भी एक आर गया। तो फिर आर इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, है ना। और जैसे कि हमने कहा कि ये nth ऑर्बिट की बात चल रही है, तो ये रेडियस भी कौन से ऑर्बिट का रहेगा, nth ऑर्बिट का रहेगा, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट रहेगा। अच्छा ठीक है, ये तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट आ गया, एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई है ना। अब अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 डाल देता हूं, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आई थिंक शायद 0.53 एंगस्ट्रॉम डिग्री होती है, इजंट इट, है ना, 0.53 एंगस्ट्रॉम डिग्री होती है। तो मतलब ऐसा है, इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इक्वेशन नंबर 3 को, देयरफॉर फ्रॉम 3 Rn इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, R1 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। अब R1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम डिग्री, देखो Rn इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, है ना, 0.53 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर इन एंगस्ट्रॉम डिग्री। तो ये फॉर्मूले से आप किसी भी ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम में क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको 1 2 3 ऐसे सब वैल्यू डालना है उसकी। सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालना है, एन की वैल्यू 2 डाल दो, है ना। थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, एन की वैल्यू 3 डाल दो,
ठीक है, लिखो। चलो ये तो हाइड्रोजन एटम का था। अगर मान लो कोई दूसरे एटम की बात होती तो, मान लो मैं हेलियम का बोलता, मुझे बताओ हेलियम एटम का ऑर्बिटल रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का क्या रहेगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हेलियम में और हाइड्रोजन में किस चीज का फर्क आता? एटॉमिक नंबर का। मतलब 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले को जैसे ट्वाइस ई स्क्वायर डाल देता यहाँ पर, एटॉमिक नंबर 2 होने के कारण ट्वाइस ई स्क्वायर, है ना। और हर जगह फिर ई स्क्वायर के साथ क्या लग जाता? 2 2 2 2 2 2 2, है कि नहीं। मतलब भैया आपको सिंपली करना क्या है, ई स्क्वायर के जगह साथ में हमेशा जेड डालना है, एटॉमिक नंबर, है कि नहीं, कि भैया जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो इस हिसाब से फिर वो आपका हो जाता था जेड ई स्क्वायर। तो मतलब ये यहाँ पर नीचे जेड ई स्क्वायर आया होगा, जेड, है ना, फॉर एनी अदर एटम। हुआ बेटा? यहाँ से आप स्पीड का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ये आपने मुझे बताना क्या आएगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में रेडियस की वैल्यू डाल दूँ, है ना, इक्वेशन नंबर 1 में ये ना वेलोसिटी का जो निकला फॉर्मूला, यहाँ पर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर भी डाल सकते हैं, दोनों में से किसी एक फॉर्मूले में रेडियस की वैल्यू डाल दो, फॉर्मूला डाल दो, है ना, उसमें कैंसलेशन होंगे और फॉर्मूला बनेगा एक उसके अंदर वेलोसिटी का। बताना मुझे बाद में क्या आएगा, है ना। फिर इसी तरह से ऑर्बिटल एनर्जी को भी लेकर आई बात, एनर्जी लेवल डायग्राम भी आ जाएगा उसके साथ लिंक होकर फिर, ठीक है। आगे का फिर बंद देखते हैं कल, क्योंकि मुझे एनर्जी के साथ फिर एनर्जी लेवल डायग्राम भी बताना पड़ेगा, बहुत टाइम जाएगा उसमें। तो बाकी के फिर हम लोग देखते हैं कल, है ना। एनर्जी लेवल डायग्राम, वही द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, डी ब्रॉगली बस बचता है 2-3 दिन में हार्डली इंशाल्लाह थेरोटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 दिन में थेरोटिकली हो जाता वो,